हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से। यहां पर आज आपका जो है अध्याय 5वां है। देखिए यहां पर हम सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। देखिए चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे खास करके आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें क्वेश्चन उठकर आते हैं, तो इसलिए थोड़ा इसे केयरफुली सिंसियरली से चैप्टर को कंप्लीट करें और आप सब लोग इसके प्रॉपर वे नोट्स भी बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए बात कर लेते हैं सरकारी बजट की, यानी इसका अर्थ क्या है, इसके अवयव कौन कौन से हैं। तो अगर हम बजट के बारे में देखें अपने भारतीय संविधान में, तो हमारे संविधान की धारा 112 के अनुसार हर वित्तीय वर्ष, ठीक है, हमारा वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है हमारा, ठीक है। तो इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियां, यानी जो हमें प्राप्त हो रही हैं राशियां और खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार की संवैधानिक कर्तव्य है अनुच्छेद 112 के तहत। और ये खर्चा पूरा ब्यौरा तैयार किया जाता है, इसे वार्षिक वित्तीय ब्यौरा के नाम से जाना जाता है। यानी यह वार्षिक वित्तीय ब्यौरा जो है सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट ये नोट कर लेना कि भाई अनुच्छेद 112 के तहत हर वित्तीय वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष जो होता है कब से लेकर कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए होता है, ठीक है, पूरे 1 साल के लिए। तो यहाँ पर सरकार को जो जो प्राप्तियां हो रही हैं, जो जो खर्चे आएंगे, यानी जो देश को चलाने के लिए, देश में तमाम नीतियां चलाने के लिए, तमाम प्रोग्राम जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो संसद में वो पेश किए जाते हैं और ये संवैधानिक कर्तव्य अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक है। तो पूरा ये वार्षिक वित्तीय ब्यौरा जो होता है इसे हम बजट के नाम से जानते हैं, तो आपने लिख लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो बजट का प्रभाव है वो केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए नहीं होता है, बल्कि आने वाले काफ़ी सालों तक रहता है। मान लीजिए आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनके लिए सरकार जो है प्रोग्राम चलाने की बात कहती है, कि मान लीजिए आयुष्मान भारत हुआ, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, एक एग्जाम्पल नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन प्रोग्राम्स की जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के लिए, सरकार योजनाएं चलाती है देश की जनता के लिए, तो उनका असर केवल 1 साल के लिए नहीं रहता है, वो आने वाली समय में भी उसका असर काफ़ी ज़्यादा प्रभावकारी रहता है, ठीक है। तो बजट केवल हम ये नहीं कह सकते केवल 1 साल के लिए सीमित है, 1 साल के लिए बजट जरूर है, लेकिन उसका प्रभाव जो है आने वाले काफ़ी सालों तक बना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि बजट जो है, बजट घोषणा पत्र का संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले काफ़ी सालों तक रहता है, ठीक है। अब देखिए बजट में यहाँ पर 2 तरह के खाते रखे गए हैं, 2 तरह के जो है खाते वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं। तो इन्हें राजस्व खाते के तहत रखा गया है। 2 तरह के खाते कौन कौन से हैं, एक तो राजस्व बजट वाला है और दूसरा पूंजीगत बजट वाला है, ठीक है। ये बाद में बताए गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बताया गया है 2 तरह के खाते हैं आपके, राजस्व बजट वाले और पूंजीगत बजट वाले हैं। तो इनके बारे में आगे भी देख लेंगे, अभी हम यहाँ पर नहीं देखते हैं, ठीक है। तो या फिर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि 2 तरह के खाते वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं, कौन कौन से, राजस्व बजट, ठीक है, यानी केवल राजस्व खाते, पहला ब्रैकेट में राजस्व बजट, और इसमें सेकंड सब पॉइंट जिनका संबंध सरकार की संपत्ति और देनदारियां जो होती हैं, जिन्हें जिन्हें पैसा हमें देना है, ठीक है, इनसे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूंजीगत बजट, ठीक है। तो 2 तरह के खाते इसमें आ जाते हैं, तो आपने देख लिया होगा। अब देखिए सरकारी बजट लाने के उद्देश्य क्या है। देखिए किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ की सरकारें उस देश का नियमन करें। आप सभी को पता होगा जब हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में, कि भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ कुछ सेक्टर जो है वो पूंजीवादियों के हाथ में है और कुछ सेक्टर जो है वो सरकार के अधीन है। जैसे हमने ये देखा कि भाई हमारे यहाँ मान लीजिए पूंजीपति मॉडल अप्लाई कर दिया जाए तो हमारे देश में जो गरीब तबका है, हमारे देश में जो लगभग 70% के लगभग 65% से ऊपर जो गरीब तबका है उसका विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो महंगी उत्पाद नहीं खरीद पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली मॉडल को अपनाया, यानी समाजवादी जो मॉडल था और पूंजीवादी मॉडल दोनों का मिश्रित रूप अपनाया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर ये प्रावधान करते हैं कि हमारे यहाँ जो गरीब तबका है, गरीब तबका के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने बताया था मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ें, रोटी कपड़ा, ठीक है, तो उन्हें वो मुहैया करवाई जा सकें, उन पर किसी पूंजीपति का हस्तक्षेप ना हो, कोई पूंजीपति फर्म जो है उन पर अपना एकाधिकार स्थापित ना करवाए, तो इसलिए सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है जन कल्याण बढ़ाने के लिए, ठीक है, यानी कि जन कल्याण बनाने के लिए सरकार जो है हस्तक्षेप करती है। जन कल्याण का मतलब ये है कि लोगों का फायदा हो, लोग जो है हमारे यहाँ उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनका कल्याण हो। तो सरकारी बजट के उद्देश्य लिख लेना आप, ठीक है। पहला है कि जन कल्याण बनाने में महत्वपूर्ण, पहला लिख लेना, ठीक है, जन कल्याण बनाने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। जन कल्याण कैसे होता है आप जानते हैं, ठीक है। अब
यहाँ पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि इसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करती है। इस सरकारी बजट के उद्देश्य में जल कल्याण बढ़ाने के लिए सरकार अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करती है। कैसे कैसे हस्तक्षेप करती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए सरकारी बजट के उद्देश्य में ही आपकी पहली हेडिंग यहाँ पर इसमें डालेंगे। पहली सब हेडिंग है सरकारी बजट का पहले तो आवंटन कार्य होता है। आवंटन का मतलब ये है कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सरकार के नियंत्रण में रखी जाती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो किसी फर्म को दी जाती हैं। जैसे यहाँ पर सार्वजनिक वस्तुएं बोली गई हैं, यानी पब्लिक सेक्टर की वस्तुएं बोली गई हैं। जैसे आपका रेल हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति हुई, जैसे आप इंडियन आर्मी वगैरह हुई, सड़कें वगैरह हुई, सरकारी प्रशासन हुआ, ये गवर्नमेंट का रहता है, ये प्राइवेट के हाथ में नहीं दिया जाता है। रीजन ये है कि अगर मान लीजिए प्राइवेट के हाथ में हुआ और उसने पक्षपात किया तो भारत की जनता का कल्याण क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि सरकार निश्चित वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिन्हें जो है बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है, यानी कि उपभोक्ता और उत्पादकों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। तो इन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। और इन वस्तुओं में कौन कौन रखे गए हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन, इन्हें हम सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। तो सरकारी बजट में पहला कार्य होता है आवंटन कार्य, यानी हमने बांट लिया आवंटन कार्य के तहत कि कौन कौन सी सेवाएं या वस्तुएं हम प्रोवाइड करवाएंगे और कौन कौन सी जो है जो पूंजीपति फर्म में वस्तुएं प्रोवाइड करवाएंगे। अगर वहीं बात करें निजी फर्मों की बात करें, निजी वस्तुओं की बात करें, तो निजी वस्तुओं में कपड़े आ गए, कार आ गई, खाद्य सामग्री यानी उच्च लेवल की खाद्य सामग्री वगैरह हो गई। ठीक है, तो इनमें दो मुख्य अंतर है। दो मुख्य अंतर कौन कौन से हैं कि पहली तो यह है कि सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, इनके लिए किसी एक विशेष उपभोक्ता तक ही सीमित नहीं है। सार्वजनिक वस्तुएं जो है यानी सभी के लिए, देश का हर नागरिक इन्हें उपयोग कर सकता है। मान लीजिए देश के अंदर कोई पार्क है, ठीक है, गवर्नमेंट का पार्क है, तो गवर्नमेंट के पार्क में सभी जा सकते हैं। अब मान लीजिए वही चीज जो है किसी प्राइवेट फर्म की चीज है, प्राइवेट फर्म का पार्क है, क्या आप वहां पे जा सकते हैं? हम लोग नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है, यहाँ पे वही बात बताई गई है। तो यहाँ पर वही चीजें कही गई हैं। ठीक है, यानी इनके लाभ किसी एक उपभोक्ता तक ही सीमित नहीं है। यानी कि मान लीजिए यदि एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है या कमीज पहनता है तो ये वस्तुएं अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। बिल्कुल सही बात है, यानी कि निजी वस्तुओं का मतलब ही ये हुआ कि मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, उसका पे कर रहे हैं, यानी उसका पैसा चुका रहे हैं, जबकि सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं वो सभी के लिए होती हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बात कही गई है, सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण नियंत्रक, ठीक है, इनका लाभ सभी के लिए उपलब्ध है। एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरों के लिए जो है उसके उपयोग की उपलब्धता को कम नहीं करेगा। बिल्कुल बात सही है, यानी पार्क में मान लीजिए 10 आदमी जाके बैठ जाएं पहले से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्क में और दूसरों के लिए उपयोगिता पार्क की खत्म हो गई है, और लोग भी आ सकते हैं वहां पर, गवर्नमेंट का तो है पार्क वो। ठीक है, तो वही बात कही गई है, यानी कि अतः एक साथ कई लोग इनका लाभ उठा सकते हैं। यानी यहाँ पर लोगों का उपभोग प्रतिद्वंदात्मक नहीं हुआ। प्रतिद्वंदात्मक का मतलब क्या होता है? मार्केट में आप देखते होंगे कि निजी वस्तुएं कुछ होती हैं, उनकी डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा गैप आ जाता है। डिमांड एंड सप्लाई में कैसे आ जाता है? जैसे आपने देखते होंगे अचानक से भाई जो है यहाँ पर डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? प्राइस हाइक हो जाएगा, यानी कि पैसे बढ़ जाएंगे, कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, सप्लाई थोड़ी उनकी सप्लाई में रुकावट हो जाएगी, सप्लाई तीव्र गति से नहीं हो पाएगी। ठीक है, या फिर सप्लाई जो है सप्लाई धीमी हो जाएगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंपैक्ट करती हैं। जबकि गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ है उसमें ये सब चीज़ें प्रतिद्वंदात्मक स्थिति देखने को नहीं मिलती है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई वाली या प्राइस हाइक वाली स्थिति देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, और निजी वस्तुओं के बारे में बताया गया है। तो निजी वस्तुओं के संदर्भ में जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता है उसे इनका लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, निजी वस्तुओं के बारे में वही बात बताई गई है कि निजी वस्तुओं के लिए जो कोई मान लीजिए इनका कोई भुगतान नहीं करेगा तो लाभ उठाने से वंचित हो जाएगा। वहीं गवर्नमेंट में क्या है भाई, गवर्नमेंट सबके लिए है, तो सबके लिए मान लीजिए गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बातें बताई गई हैं। तो देखिए पहला पॉइंट और पहले का सब पॉइंट में आप क्या नोट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना पहले का सब पॉइंट, निजी वस्तुओं के संदर्भ में जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता उनका लाभ उठाने से उन्हें वंचित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी में देखिए पहले पॉइंट में ही सेकंड सब पॉइंट में लिख लेना। ठीक है, कि यहाँ पे लिख लेना सार्वजनिक वस्तुओं के एक व्यक्ति द्वारा इसका उपभोग कर दूसरों के लिए उसके उपभोग की उपलब्धता को कम नहीं करेगा। ठीक है, यानी सार्वजनिक वस्तुओं का एक व्यक्ति द्वारा उपभोग दूसरों के लिए उसके उपयोग की उपलब्धता को कम नहीं करेगा, अतः एक साथ कई लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि यहाँ कई लोगों का उपभोग प्रतिद्वंदात्मक नहीं होगा। प्रतिद्वंदा का मतलब ये है कोई आपस में इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई द्वंद्व की स्थिति वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ये बताया गया है। तो ये सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किसी को भी वस्तु का लाभ उठाने से वंचित करने का कोई साध्य यानी कारगर तरीका नहीं है। यानी हम किसी को वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में पहले से ही प्रदत्त कर दिया गया है कि भाई अनुच्छेद 15
ठीक है, के तहत आपको पता होगा कि भाई कहीं आने जाने या फिर हम किसी के साथ भेदभाव, धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, या किसी रेस्तरां वगैरह में एंटर करने से, ठीक है, नहीं रोका जा सकता है। तो ये आपको पहले से संविधान में सब चीज़ें सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं वो गैर अपवर्जनीय हैं, यानी कि निषेधात्मक नहीं है। अपवर्जनीय का मतलब होता है एक्सक्लूसन, एक्सक्लूसन का मतलब है निषेध करना या अपवर्जन करना, ठीक है, यानी रोक देना, एक तरह से मानते हैं रोक देना, यानी कि एक्सक्लूजन, अपवर्जन का मतलब होता है रोकना। जबकि गवर्नमेंट के लिए आपको रोका नहीं जाता है, गवर्नमेंट की कोई चीज़ है वो सभी के लिए होती है, सार्वजनिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना सेकंड पॉइंट, सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किसी को भी वस्तु का लाभ उठाने से वंचित करने का कोई साध्य यानी कारगर तरीका नहीं है, इसलिए सार्वजनिक वस्तुएं गैर अपवर्जनीय कहा जाता है, ठीक है, यानी कि गैर निषेधात्मक, यानी इनमें किसी को जाने से हम नहीं रोक सकते। अब देखिए कुछ चीज़ें सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें कुछ भुगतान करना पड़ता है, जैसे रेलवे हुआ, ठीक है, कहीं मान लीजिए टोल टैक्स वगैरह हुए, आप देखते होंगे रोड सड़क वगैरह पे, सड़क निर्माण NHAI वगैरह, स्टेट हाईवे अथॉरिटी वगैरह जो लगाती है टैक्स, ठीक है, या फिर कोई आपके टूरिस्ट प्लेस वगैरह हैं भारत के, ठीक है, यहाँ पर जैसे यूनेस्को की विरासत वगैरह वाले जो प्लेस वगैरह हैं, ठीक है, हेरिटेज वाले प्लेस हैं, वहाँ पर सरकार टैक्स लगाती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि भाई उसका रखरखाव किया जा सके, हमें सरकार को अपनी जेब नहीं भरनी है, ठीक है। भाई अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है उन पर थोड़ा बहुत टैक्स लगा रही है, थोड़ा बहुत पैसा ले रही है इनके बदले में, इन सेवाओं के बदले में, और आप वो पैसा जो है गवर्नमेंट को चुका नहीं रहे हो, दे नहीं रहे हो, जैसे आप क्या कहा जा सकता है, जैसे रेलवे है, रेलवे का टिकट नहीं खरीदा, रेलवे में आप मुफ्त में यात्रा कर रहे हो, ठीक है, मुफ्त में बैठ के जा रहे हो, तो आप मुफ्तखोर कहलाओगे, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा गया है। तो सेकंड का सब पॉइंट यही है कि यदि कुछ उपभोक्ता भुगतान भी नहीं करते हैं तो भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क एकत्रित करना कठिन ही नहीं, लेकिन बहुत बार असंभव भी हो जाता है। और ये लोग जो भुगतान किए बना उपभोग करने वाले हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मुफ्तखोर कहते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मुफ्तखोर कहा जाता है। अब देखिए अगली बात यहाँ पे बताई गई है, सार्वजनिक प्रावधान क्या है और सार्वजनिक उत्पादन क्या है। सार्वजनिक प्रावधान और सार्वजनिक उत्पादन के बारे में बताया गया है। देखिए वैसे तो यहाँ पे सार्वजनिक उत्पादन को दर्शाया गया है, सार्वजनिक प्रावधान का अभिप्राय यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है। मैं बताता हूँ सार्वजनिक प्रावधान का अभिप्राय क्या है। सार्वजनिक प्रावधान का अभिप्राय का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं उन पर सरकार निश्चित रूप से जो है कुछ ना कुछ उनके नियंत्रण में होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना पैंडेमिक के दौरान क्या हुआ कि सरकार ने कीमतों को नियंत्रण करने के लिए जो इसेंशियल गुड्स हैं, यानी कि हमारी जरूरी सामान की जो वस्तुएं हैं, जैसे जो आपका आटा हुआ, चीनी हुआ, दालें हुई, ठीक है, मसाले हुए, उन सब के रेट फिक्स कर दिए ताकि कोई उनकी जमाखोरी ना कर पाए, कोई उन पर अतिरिक्त जो है टैक्स ना लगा पाए, अतिरिक्त जो है पैसा ना वसूल कर पाए, ठीक है। तो ये तो सार्वजनिक प्रावधान है कि भाई ये चीज़ें आपको कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक रेट में मिलनी चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक उत्पादन क्या है कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन गवर्नमेंट खुद करवाती है, उसका बजट में प्रावधान होता है, ठीक है, यानी कुछ वस्तुओं का उत्पादन गवर्नमेंट खुद करवाती है। जैसे सार्वजनिक उत्पादन में आपकी मान सकते हैं, यानी कुछ जैसे माप सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है मेडिकल हॉस्पिटल्स के लिए, ठीक है, जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो सार्वजनिक उत्पादन में आती हैं। अब ये सार्वजनिक उत्पादन जो है जरूरी नहीं किसी गवर्नमेंट की फर्म के द्वारा हो, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट क्षेत्र का भी सहारा ले सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट, यहाँ पे पहला, यहाँ पे अब कौन सा पॉइंट आएगा, मैं पॉइंट भूल गया, तीसरा पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप कि वस्तुओं की सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा अभिप्राय है कि इनका वित्त पोषण बजट के द्वारा होता है तथा बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान किए इनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र से अभिप्राय ये है। इसी में सब पॉइंट देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। और जब सरकार के द्वारा इसे जो है यहाँ पर उत्पादन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक उत्पादन कहते हैं। डायरेक्ट सरकार कर रही है तो उसे सार्वजनिक उत्पादन कहते हैं, ठीक है। और सरकार इसी का आवंटन भी करती है, आवंटन कार्य भी जानते हैं, आपूर्ति भी जानते हैं, वो बात अब छोड़िए अब, ठीक है। अब देखिए पहली तो हमने यहाँ पर हेडिंग यहाँ पर ये लिख ली, इसके तहत किसके तहत लिख ली हमने, यानी सरकारी बजट के उद्देश्य में। आपकी पहली हेडिंग थी सरकारी बजट का आवंटन कार्य, आपने देख ली। अब दूसरी हेडिंग ये है कि सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य। पुनः का मतलब ये है कि हमने इसको फिर से विभक्त कर दिया, यानी कुछ निजी क्षेत्र में, कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपकी सेकंड हेडिंग है सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य, यहाँ पर ये बताया गया है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारी अर्निंग है, अर्निंग में असमानता है, यानी हम जो कमाते हैं, हम जो कमाई करते हैं, या फिर हमारी जो निजी आय है, हर व्यक्ति अलग अलग है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वही बात कहा गया है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय का प्रभाव या तो निजी क्षेत्र की ओर से होता है, ये बिल्कुल हकीकत बात है, यानी हमारी जो टोटल जीडीपी क्रिएट होती है उसमें किसका योगदान ज़्यादा होता है? हमारे प्राइवेट सेक्टर का योगदान होता है, ठीक है, ज़्यादातर ही होता है, यानी अर्थात फर्मों और घरेलू क्षेत्र की ओर जिसे निजी आय कहा जाता है, या सरकार की ओर यानी सार्वजनिक आय कहा जाता है।
या फिर कुछ हमारे यहाँ जो योगदान है वो सरकार की फर्में भी देती हैं, गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन वाली फर्में भी देती हैं योगदान, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात कही गई है, निजी आय में से जो भाग अंततः घरेलू क्षेत्र तक पहुँचता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वैयक्तिक आय कहते हैं। यानी कि हमारी जो जीडीपी में योगदान देने वाले जो निजी कारक हैं और जो आय सृजित कर रहे हैं और वो किसी व्यक्ति के घर तक पहुंच रही है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल अर्निंग या फिर वैयक्तिक आय कहेंगे, ठीक है। या फिर उसमें से जिस भाग को हम खर्च कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, उस वह भाग प्रयोज्य आय कहलाता है, ठीक है। ये बात आप जानते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ आय की असमानता है, हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है। तो इसके लिए क्या किया है, यानी सरकारी क्षेत्र क्या करता है, हस्तांतरण भुगतान के द्वारा कर एकत्रीकरण करता है। हस्तांतरण भुगतान का मतलब ये ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक कर एकत्रीकरण करता है और इसके द्वारा घरेलू क्षेत्र की प्रयोज्य आय को प्रभावित कर सकता है। यानी घरेलू क्षेत्र में जो खर्चा हो रहा है, घरेलू क्षेत्र में जो लोग खर्चा कर रहे हैं, ऊपर आपने देखा, ठीक है, यानी कि जो जिस भाग को खर्च कर रहे हैं, ठीक है, इसको प्रभावित कर रही है आय। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ठीक है, इन टैक्स ऐसा क्यों लिया जा रहा है, टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि कल्याणकारी योजनाएं वगैरह जो है सरकार चला सके, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है इस प्रकार सरकार आय के वितरण को प्रवर्धित कर सकती है, समाज को आय वितरण की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्यायसंगत माना जाए, इसे हम वितरण कार्य कहेंगे। यानी कि साफ साफ शब्दों में यहाँ पे जाना जाए तो सरकार के हाथ में ये है कि जो आय की असमानता है इसको दूर कर सकती है, ठीक है। आप देखते भी होंगे किसानों को सरकार मदद दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह तमाम चीज़ें योजना कार्यकारी योजना चलाई जा रही हैं। उसका उद्देश्य यही है, उसका उद्देश्य यही है कि भाई समाज के हाशिए वाले लोग जो हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। वरना जो निजी जो फर्मों में कार्यरत व्यक्ति हैं इनकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा है, और भाई जो निम्न तबके के लोग हैं जो वाकई में अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे ढंग से, तो उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। उस असमानता को मिटाने के लिए सरकार तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, और जो लोग जैसे बहुत ज़्यादा सैलरी वगैरह कमा रहे होते हैं उन पर टैक्स वगैरह लगाती है, जिसके द्वारा जो है इस असमानता को दूर किया जा सके, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य। तो पहला पॉइंट लिखना, देश की कुल राष्ट्रीय आय का प्रभाव या तो निजी क्षेत्र की ओर होता है, ठीक है, या सरकार की ओर, ठीक है, या सरकार की ओर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पूरा ही लिख लेना, अर्थात फर्मों तथा घरेलू क्षेत्र की ओर, ठीक है, या सरकार की ओर, ठीक है। अब इसी में सब पॉइंट, निजी आय में जो भाग अंततः घरेलू क्षेत्र तक पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक आय कहते हैं, और उसमें से जिस भाग को हम खर्च कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रयोज्य आय कहलाता है, ठीक है। सरकार क्या कर सकती है, सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा, यानी ट्रांजैक्शन के जो भुगतान वगैरह होते हैं इनके द्वारा कर एकत्रीकरण करता है, यानी कि जो शुल्क वगैरह है वो एकत्रीकरण करता है, ठीक है। यानी घरेलू क्षेत्र की प्रयोज्य आय को प्रभावित कर सकता है, यानी घरेलू क्षेत्र से जो खर्चा हो रहा है खर्चे पे टैक्स लगा कर उसे प्रभावित कर सकता है, ठीक है। यानी खर्चा कम करने के लिए या फिर खर्चे को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करती है, जो खर्च कर रहे हैं हम कुछ चीज़ उत्पाद वगैरह खरीद रहे हैं उन पर टैक्स लगाती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। ऐसा क्यों कर रहा है ये, ठीक है, यानी कि सरकार इसलिए ऐसा करती है, यानी कि सरकार आय वितरण को प्रवर्धित कर सकती है ऐसा, ठीक है, समाज को आय वितरण की स्थिति में पहुंचा सकती है जो न्यायसंगत मानी जाए, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम वितरण कार्य कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्थिति बताई गई है सरकार की कल्याणकारी कार्यों में बजट के उद्देश्यों में। अगली हेडिंग है आपकी यहाँ पर सरकारी बजट का स्थिरीकरण, ठीक है। थर्ड सब हेडिंग आपकी जो है ये स्थिरीकरण। अब देखिए आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। हमने इस बात को पढ़ा था, पूर्ववर्ती अध्यायों में हमने इस बात को देखा था कि हमारे यहाँ जीडीपी तो बढ़ती जा रही है लेकिन रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। यानी हम कुछ चंद लोगों की जो आय है उसका आकलन कर ले रहे हैं, कुछ चंद फर्में हैं उनकी आय का आकलन कर ले रहे हैं और अपना एक रजिस्टर मोटा मोटा तैयार कर ले रहे हैं कि भाई हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा है। लेकिन आपने ये भी देखा था कि भाई जीडीपी का बहुत ज़्यादा बढ़ना ये सूचक नहीं है कि भाई लोग आपके यहाँ समृद्धशाली हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार का तथा कीमतों का कुल स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है। यानी कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णयों पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। यानी रोजगार को उतार चढ़ाव जो होता है उसमें काफ़ी सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं, जैसे जो है कीमतों का स्तर, ठीक है, कुल मांग पर निर्भर करता है। यानी कीमतों का मतलब क्या है, मान लीजिए कीमत मार्केट में किसी प्रोडक्ट की बढ़ जाती हैं, ठीक है, यानी कीमत बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है, उसकी मांग ज़्यादा है, ठीक है। तो मांग ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई, प्रोडक्शन भी उसका अच्छा खासा होने लगेगा। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। और वहीं लिखा गया है तथा कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णयों पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर वही निकल कर आता है
कि कहीं ना कहीं जो डिमांड होगी तभी तो हम वर्कर्स लगाएंगे। अब डिमांड ही मार्केट में नहीं है तो वर्कर्स कहाँ लगाए जाएंगे, ठीक है। ये डिमांड होगी, कीमतें अच्छी खासी में मिलेंगी प्रोडक्ट की, तभी तो हम अपने यहाँ अतिरिक्त जो कारीगर रखेंगे। अब यहाँ पे मार्केट में ही हमारा प्रोडक्ट नहीं खप रहा है तो क्या हम उसे रोजगार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो वो बातें कही हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर कहा गया है निर्णय भी कई कारकों जैसे आय तथा साख की उपलब्धता पर निर्भर करता है, ठीक है। यानी यहाँ पर कहा गया किसी भी समय में ऐसा हो सकता है कि मांग का स्तर श्रम तथा अर्थव्यवस्था के अन्य साधनों के पूर्ण उपयोग के लिए अपर्याप्त हो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी मांग का स्तर कभी कम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि श्रम और अर्थव्यवस्था के अन्य साधन है इनके उपयोग के लिए अपर्याप्त हो, ठीक है। क्योंकि मजदूरी की दर और कीमतें एक स्तर के बाद नीचे नहीं गिरती, बिल्कुल हकीकत बात है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, न्यूनतम मजदूरी का मतलब क्या होता है? न्यूनतम मजदूरी का मतलब ये होता है कि भाई उसकी जो आधारभूत वस्तुएं हैं, यानी कि जो उसकी मूलभूत आवश्यकता वाली वस्तुएं उन्हें तो वो कम से कम खरीद सके, ठीक है। इतनी तो मजदूरी मिलनी चाहिए उसे। भाई मान लीजिए कि एक दिन में उसका जो घर का खर्चा है, घरेलू खर्चा है पूरी फैमिली का 100-125 रुपये का आ रहा है, ठीक है, 100 रुपये का आ रहा है। अब क्या व्यक्ति पूरे 8 घंटे के काम के लिए 50 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि भाई जो ये कीमतें हैं ये एक स्तर तक ही गिरेंगी, यानी मजदूरी की दर तथा कीमतें एक स्तर के बाद और नीचे नहीं गिर सकती हैं, ठीक है। मजबूरी वही है, नहीं करने का मजबूरी वही है कि भाई आपका मार्केट कुछ भी गए लेकिन हम इस स्तर से नीचे नहीं गिरेंगे क्योंकि हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भी चलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही है, सरकार को समग्र मांग का स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये सरकार क्या करती है? भाई डिमांड बनी रहे इसके लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे वर्तमान में कोरोना त्रासदी के दौरान क्या हुआ, डिमांड जो थी एकदम खत्म हो गई। डिमांड खत्म होने से ये हुआ कि भाई रोजगार भी खत्म हो गया, रोजगार संकट हो गया। आप देख पा रहे होंगे आज जो लाखों लोग पैदल चल रहे हैं, यानी लाखों लोग पैदल चल कर अपने घर तक पहुंच रहे हैं, काफी लोग रास्ते में मृत्यु का शिकार भी हो रहे हैं, मौत के गाल में भी समा जा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई तमाम जो उद्योग धंधे थे ठप पड़ गए, डिमांड अब है ही नहीं। जब डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? जो वहां पर कार्यरत मजदूर हैं वो तो बेरोजगार हो गए, उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये स्थिति क्रिएट हो जाएगी। तो सरकार फिर क्या करती है? ऐसे में हस्तक्षेप करती है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी आपने देखा होगा ये कोरोना लॉकडाउन पहले एकदम स्ट्रिक्ट वे में लॉकडाउन रहा, फिर धीरे धीरे करके सरकार ने जो है अपना एक जो प्रस्तावित मॉडल था, प्रस्तावित जो कोरोना त्रासदी के दौरान जो उनका बजट था 20,000 करोड़ का, वो लेकर आए उस पैकेज, ठीक है, आर्थिक पैकेज। उसके जरिए उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके हम अपने जो उद्योग है वो फिर से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी जो जनता है वो भूखी ना मरे, ठीक है। तो इसलिए हस्तक्षेप यहाँ पे करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। यानी वहीं दूसरी बात बताई गई, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अधिक रोजगार की स्थिति में मांग उपलब्ध उत्पादन से अधिक हो जाए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कहा गया है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रोजगार है, ठीक है, यानी सबको हमने रोजगार दे दिया, प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया कि मांग उपलब्ध उत्पादन से अधिक हो जाए, यानी कि मांग जो है, डिमांड जो है वो उत्पादन जितना नहीं हो पा रहा है उससे ज़्यादा डिमांड आने लगे तो क्या हुआ? कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी मुद्रास्फीति की संभावना हो सकती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई रोजगार में बहुत ज़्यादा लोग संलग्न हो, यानी कि अभी क्या है, मान लीजिए 10 लोग रोजगार में संलग्न हैं तो 10 लोगों को 100 रुपये के हिसाब से उनका 1,000 रुपये महीना रोजगार मिल रहा है, ठीक है। 1,000 रुपये का उन्हें जो है यहाँ पर मिल रहा है, 1,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि भाई अगले साल 20 लोग यहाँ पे कंपनी में कार्यरत हो जाते हैं, लेकिन उन सबको क्या किस हिसाब से पे किया जा रहा है? उनको 25 रुपये के हिसाब से पे किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि 500 रुपये में, ठीक है, हो रहा है, यानी 500 रुपये की कमी आ गई इसमें। लेकिन जो कीमतें हैं बाजार में कीमतें चाहे आटा की हो, दाल की हो, वो कीमतें उसी स्तर पर बनी रहीं। तो इस चीज़ को मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी पहले दिया था कि मान लीजिए वर्तमान स्तर पर अभी एक व्यक्ति पूरे साल में 1 लाख रुपए कमाता है, 1 लाख कमाता है तो उसका जो है घर का खर्चा जो है 60,000 रुपये में निपट जाता है, ठीक है। 60,000 रुपये में घर के जो जरूरी सामान है, चाहे घरेलू राशन हो, जो भी हो, उसका पूरा साल का 60,000 रुपये में निपट जाता है। अगली साल क्या होता है? अगली साल यानी कि सन 2020 में पहुंचा। अब 2020 में क्या हुआ? कोरोना आ गया। कोरोना के चक्कर में आय तो मान लो उसकी 1 लाख बनी रही, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट की राशन की कीमतें थी वो बढ़ गई। अब वो कीमतें पहुंची लगभग, राशन का खर्चा पहुंच गया 1,20,000 तक पहुंच गया। तो ऐसे में क्या होगा? ये मुद्रास्फीति की स्थिति हो गई, यानी कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ पाई लेकिन हम बाजार में जो चीजें हैं वो महंगाई उनमें आ गई। तो ये मुद्रास्फीति की स्थिति इसे बोलते हैं, ठीक है। और मैंने इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। तो ठीक है, तो यहां पर वही बात कही है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए स्त्रीकरण कार्य कहलाता है। ये लिख लेना, ठीक है। सरकारी बजट में स्त्रीकरण क्यों होता है ये यहाँ पर लिख लेना। मैंने पहले ही दिया है। समझाने का मतलब यही था, क्योंकि समझाने का अर्थ यही था कि भाई डिमांड एंड सप्लाई में सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करेगी तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार भी हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों के साथ मुद्रास्फीति वाली कंडीशन भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस वजह से सरकार, ये लिख लेना पहला पॉइंट इसमें,
ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा मानना यह है कि बाद बाकी लाइनें मैं नहीं लिखवाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लाइनें लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यानी कि आप ये सब मुद्रास्फीति पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, ये क्या क्या होता है, मैं इसलिए नहीं लिखवाना चाह रहा हूँ। और वैसे भी अगर आप लिखना चाहें अगर इसके बावजूद, तो यहाँ पर ये लाइन, पहले ये लाइन ऐड कर लेना इसमें, और इसके अलावा ये ऐड कर लेना। ठीक है, इस वजह से सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं प्राप्तियों का वर्गीकरण। देखिए, अब आती है यहाँ पे मूल मुद्दे पे बात, और इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकार को जो तमाम चीज़ें, प्राप्तियां का मतलब ये होता है जो बाहर से पैसा हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्राप्तियों का मतलब ये होता है हमें चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों का मतलब ये है कि हमें धन प्राप्त हो रहा है टैक्स वगैरह से, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टीज़ वगैरह से, बहुत सारी चीज़ों से, वो सब प्राप्तियां बोली जाती हैं। तो प्राप्तियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? प्राप्तियों का वर्गीकरण, ठीक है, इसका टेबल होगा, ये टेबल है, टेबल दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सरकारी बजट दो तरह से बांटा गया है। एक तो आपका राजस्व बजट हो गया और पूंजीगत बजट हो गया। राजस्व बजट में आपकी राजस्व प्राप्तियां आती हैं और राजस्व के व्यय आते हैं। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां का मतलब ये है कि भाई आपकी जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी फर्म्स हैं, उन्होंने कितना लाभ कमाया, कितना टैक्स अर्जित हुआ। राजस्व व्यय में क्या जाता है, भाई आपका पेंशन है, सैलरी वगैरह है, निर्माण कार्य वगैरह है, ये सब राजस्व व्यय के तहत आ जाते हैं। तो यहाँ पर वही बताया राजस्व प्राप्तियों में कौन कौन सी राजस्व प्राप्तियां होती हैं, कर राजस्व की और गैर कर राजस्व की। ठीक है, राजस्व व्यय में क्या क्या है, हमारे योजनागत व्यय। योजनागत व्यय का मतलब ये होता है कि भाई हमने तमाम योजनाओं का खाका खींचते हैं, जैसे कल्याणकारी योजनाओं में जैसे ले लेते हैं, किसानों से रिलेटेड योजना है, बेटियों को पढ़ाने लिखाने से रिलेटेड योजनाएं हैं, जो है आपकी शिक्षा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योजनाएं हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ योजना है। ठीक है, और गैर योजनागत राजस्व व्यय का मतलब ये होता है अचानक से मान लीजिए कोई आपदा वगैरह आ गई, ठीक है, यानी उसकी कोई योजना नहीं थी लेकिन उस पर व्यय हो गया है। ठीक है, तो वो गैर योजनागत जो यहाँ पर व्यय में आ जाता है। ठीक है, इस टेबल को आप बना लेंगे साइड से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस चार्ट को बना लीजिए। और पूंजीगत बजट में क्या आता है, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, देखिए पूंजीगत प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर कर राजस्व नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पूंजीगत का मतलब ये पूंजीगत अर्थव्यवस्था है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय होता है। तो सरकारी बजट के ये घटक हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये घटक अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से घटक होते हैं, यानी दो तरह का बजट होता है, राजस्व बजट होता है और पूंजीगत बजट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यहाँ कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हमारे यहाँ मिश्रित तरीके का बजट आता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ प्राप्तियों का वर्गीकरण यहाँ पे कहा किया गया है, कैसे कैसे हमें प्राप्त हो रहा है धन और कैसे कैसे हमें इसका वर्गीकरण करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारी जो प्राप्तियाँ हैं, पहली हेडिंग आपकी इसमें यही है, राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व का मतलब ये हो गया सरकारी प्राप्तियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ होती हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इनका दावा किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, इनके द्वारा सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता है। यानी गैर प्रतिदेय का मतलब हो गया नॉन रिफंडेबल होता है। नॉन रिफंडेबल का मतलब ये है कि आप टैक्स वगैरह जो भर रहे हैं, सीमा शुल्क वगैरह जो दे रहे हैं, ठीक है, यानी आप प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर जो दे रहे हैं, आप सरकार से उसे वापस मांग नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे गैर प्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल बोला जाता है। ठीक है, यानी जिनका दावा हम सरकार से नहीं कर सकते कि भाई आप हमें ये वापस करोगे। ठीक है, हम उनकी सेवाएं ले रहे हैं, उनको हम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिख लेना यहाँ पर कि राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है, यानी कि नॉन जो है रिफंडेबल। ठीक है, और इन्हें हमने फिर से दो भागों में विभक्त कर लिया है। इन्हें कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया जा सकता है, पहले का पहला सब पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पर कर राजस्व प्राप्तियां देखते हैं। कर राजस्व प्राप्तियां कौन सी होती हैं, इसी में यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, इसी में पहले का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे कि कर राजस्व जो कि एक राजस्व प्राप्तियों का, ठीक है, यहाँ पे लिखना है कर राजस्व प्रत्यक्ष करों जैसे व्यक्तिगत आय तथा फर्मों के निगम कर तथा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, जैसे उत्पादन कर, ठीक है, देश में उत्पादित वस्तुओं और इन पर लगाए गए कर, ठीक है, सीमा शुल्क, ठीक है, आयातित हो या निर्यातित वस्तुओं पर हो या सेवा कर, ऐसे करके कर राजस्व में प्राप्त होता है। ठीक है, इसे हम कर राजस्व की श्रेणी में रखते हैं। ये पहले का सेकंड सब पॉइंट है। यानी कर राजस्व में कौन कौन सी आती हैं प्राप्तियां आपकी, डायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं, यानी कि आपके इंडिविजुअल आय पर जो टैक्स लगता है वो आता है, फर्मों पर टैक्स लगता है, निगम कर लगता है वो आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या जाता है, आपके उत्पादन कर आ जाते हैं, प्रोडक्शन टैक्स आ जाता है, या उत्पादित वस्तुओं पर टैक्स लगता है वो आ जाता है। सीमा शुल्क में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर शुल्क लगता है। सेवा कर आप जानते ही हैं, आप कोई सेवा ले रहे हैं उस पर कर लगता है।
ठीक है, यानी कि अभी आप जो ये सेवा ले रहे हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से मेरा ये चैनल देख रहे हैं, तो इस पर भी आपको कर ही लग रहा है। कर क्या लग रहा है, आपने कोई रिचार्ज तो करवाया है, तो रिचार्ज करवाने के दौरान जो रिचार्ज का जो प्राइस है उसमें टैक्स लग के वो रिचार्ज हुआ है। ठीक है, यानी कि वो ऐसे ही नहीं हो गया रिचार्ज। आपने जो भी पैक लिया हो, जियो का लिया हो, एयरटेल का लिया हो नेट पैक, उसमें जो भी नेट पैक की कीमत है उसके अलावा सरकार का टैक्स और लगा है उसमें। ठीक है, आप लोग ये सब चीज़ें नोट नहीं कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपके माइंड में नहीं आ पाती हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ हमने टैक्स दिया है उसमें। ठीक है, तो ये सब आ जाते हैं कर राजस्व में। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट करें ना पहले का सेकंड सब पॉइंट। देखिए पहले का सेकंड सब पॉइंट मत लिख लेना, ये सेकंड पॉइंट करके लिख लेना। सेकंड पॉइंट ये लिख लेना, राजस्व कर, यानी कि राजस्व को कर तथा गैर कर राजस्व में विभाजित किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट बना देना, सेकंड का पहला सब पॉइंट कर लो, ये तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर बताया गया है अन्य प्रत्यक्ष कर जो होते हैं इसमें, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कागजी कर कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? कागजी कर कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें सेकंड सब पॉइंट यहाँ पे लिख लेना कि अन्य प्रत्यक्ष करों जैसे संपत्ति कर, उपहार कर, सॉरी इसे ए सब पॉइंट बना लेना, इसे ए सब पॉइंट बना लेना क्योंकि सब पॉइंट का सब पॉइंट है ये। ठीक है, अन्य प्रत्यक्ष कर जैसे होते हैं संपत्ति कर, उपहार कर, संपत्ति शुल्क, ये अब समाप्त हो गया है। से भी कभी कभी राजस्व का संग्रह नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इनसे कभी कभी राजस्व नहीं मिल पाता है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कागजी कर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? कागजी कर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपने कर देख ली है। ठीक है, अब गैर कर राजस्व वाली कुछ चीज़ें हैं, वही यहाँ पे बताया गया है उनके आधार पर। ठीक है, यानी कर गैर कर राजस्व आपने ये देख लिया स्थिति। ठीक है, तो आप यहाँ पर बात कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गैर कर राजस्व की अगर देखें स्थिति, तो पहले इससे पहले थोड़ा और है। यानी गैर कर राजस्व के में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण सक ब्याज प्राप्तियाँ। ठीक है, यानी सरकार ने जो ब्याज प्राप्त ऋण वगैरह जारी किया है उसके लिए सरकार के निवेश प्राप्त लाभांश, निवेश का मतलब ये सरकार के जो पीएसयू वगैरह हैं, सरकार के पीएसयू वगैरह के जो शेयर वगैरह बेचे हुए हैं, ठीक है, उसका लाभ आता है। सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, उनके लिए आपने भुगतान किया है, वो आ जाता है। ये गैर कर राजस्व में आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है, गैर कर राजस्व में आ जाती हैं। वो तो कर राजस्व हो गया और ये गैर कर राजस्व में रखे गए। जैसे सरकार की सेवाएं, मान लीजिए रेलवे हुआ, रेलवे में आप बैठते हो, वहाँ उसका टिकट लेते हो, सरकार के खाते में पैसा जाता है, तो ऐसे करके क्या हुआ, ये गैर कर राजस्व में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको लिखने से पहले थोड़ा और पॉइंट है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कर हैं, कर की जो स्थिति बताई गई है, कैसी कैसी लगाई गई है। देखिए कर हमारे यहाँ कर की दरें जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे करों की दरें ऊंची होती जाती हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ऊंची दरें करने का रीज़न यही है कि समाज में हमें जो मुख्य लोग हैं, यानी कि समाज में हमारे जो निचले तबके के लोग हैं, समाज में हमारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, उनके लिए भी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकें। इसलिए हम ये करते हैं कि भाई जो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है उसे कर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती जाती है तो हम उस पर कर लगाते जाते हैं ताकि हमारे इनसे जुड़े हुए और भी लोग हों हमारे, तो उनको हम लाभ पहुँचा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करके इसमें अब लिख लेना, नोट करके। ठीक है, कि पुनर्वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति आय पर प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से किया जाती है। ठीक है, नहीं पुनर्वितरण का मतलब यही होता है कि जो लोग जरूरतमंद हैं उन्हें हम कुछ लाभ प्रदान करवाएं, तो हम क्या करते हैं कि आय पर प्रगतिशील कर लगा देते हैं। प्रगतिशील का मतलब ये हुआ है जैसे जैसे आय की दरें बढ़ती जाएंगी, ठीक है, तो वैसे वैसे कर की दर भी ऊंची होती जाएंगी। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी है आपके यहाँ, एक उद्योगपति हैं, उनकी इनकम जो होगी उस पर कर बहुत ज़्यादा लगता होगा। अमिताभ बच्चन है, एक्टर हैं, उनकी कर की दरें थोड़ी कम होंगी मुकेश अंबानी से। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसकी दरें और कम होंगी, यानी उसकी सालाना जो इनकम मान लीजिए 5-6 लाख रुपए है, उसकी दरें बहुत कम होंगी। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, हम यही करते हैं। पुनर्वितरण का उद्देश्य किसके लिए, पुनर्वितरण किसके लिए करना है? पुनर्वितरण करना है जो हमारे देश की गरीब जनता है, मध्यम वर्गीय वर्ग है, उसको लाभ पहुँचाने के लिए हम इन लोगों से कर लेते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर हमारे देश में अच्छे खासी कमाई वाले व्यक्ति हैं, उनसे हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ही नोट 2 में एक बात और लिख लेना, यहाँ पर हमारे यहाँ फर्मों की बारे में बात कही गई है। ठीक है, फर्मों पर आनुपातिक आधार पर कर लगाई जाती हैं। आनुपातिक आधार का मतलब ये है, आपने देखा होगा एमएसएमई इंडस्ट्री, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, कुछ बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो उन पर आनुपातिक आधार पर इसलिए कर लगाए जाते हैं। मान लीजिए छोटी कोई इंडस्ट्री है, उस पर अगर हम बहुत ज़्यादा कर लगा देंगे तो वो करों के बोझ तले दब जाएगी, वो प्रगति कर ही नहीं पाएगी, कमाई नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसलिए हम ये भी देख लेते हैं भाई छोटी इंडस्ट्री है कम कर, बड़ी इंडस्ट्री है ज़्यादा कर। ठीक है, तो इसलिए बात यहाँ पे बताई गई है, नोट 2 में लिख लेना। ठीक है, अब देखिए नोट 3 में एक बात और यहाँ पे कही गई है। नोट 3 में ये नोट करके ही सब लिखना पड़ेगा कि जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त रखा गया जाता है अथवा उन पर कर की दर निम्न होती है।
यानी जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं का मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जीवन के लिए अनिवार्य हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ वगैरह होती हैं, मेडिसिन्स वगैरह होती हैं, जैसे जेनरिक मेडिसिन्स वगैरह हुई, या फिर आपका जो खाद्यान्न वगैरह हुए इंपॉर्टेंट, तो उन्हें कर से मुक्त रखा जाता है, या फिर लिया भी जाता है तो कर तो बहुत कम लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वही बात कही गई, यानी पूर्ण विलासिता संबंधी वस्तुएं जो हैं इन पर कर की दर बहुत ऊंची होती है, यानी विलासिता वाली वस्तुओं पर यहाँ पे लिख लेना इसी में सब पॉइंट, विलासिता संबंधी वस्तुएं जैसे तंबाकू पेट्रोलियम उत्पादों पर कर की दर काफ़ी ऊंची होती है। ये नोट 3 में लिख लेना सब पॉइंट। ठीक है, तो ये तो आपके नोट हो करके हो गए। अब आपका सेकंड पॉइंट चल रहा था, अब सेकंड में सेकंड सब पॉइंट डालेंगे इसमें, कौन सा, राजस्व प्राप्तियों के बारे में। देखिए, गैर कर राजस्व के रूप में मुख्य रूप से केंद्र सरकार क्या करती है, यहाँ से लिख लेना कि गैर कर राजस्व के रूप में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋणसक ब्याज प्राप्तियां, यानी सरकार जो ऋण वगैरह प्रदान करवाती है बैंक वगैरह के द्वारा, ठीक है, इनकी प्राप्तियां होती हैं। सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश, ठीक है, ये सरकार इन्वेस्ट करती है कुछ जगहों पर पैसा प्राइवेट फर्मों के साथ, बड़ी बड़ी उद्योगों के साथ टाई अप करके, ठीक है, तो उनकी प्राप्तियां या लाभ, ठीक है, और सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए जो आप पैसा देते हैं, ठीक है, तो लिख लेना से प्राप्त शुल्क। देखिए पूरी लाइन लिख लेना, ऊपर वाली लाइन थोड़ा कट गई है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे लिख लेना कि लाभ तो सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क, ठीक है, और अन्य प्राप्तियां वगैरह शामिल हैं। ठीक है, ये लिख लेना इसमें सेकंड सब पॉइंट में। इसके अलावा जो आपके गैर कर राजस्व प्राप्तियों में यहाँ पे दूसरी चीज भी आ जाती है, इसका ए सब पॉइंट लिख लेना। इसके अंतर्गत विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले नगद सहायता अनुदान भी जो गैर कर राजस्व में शामिल किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम जो संगठन हैं, ठीक है, जैसे आपने कोरोना त्रासदी के दौरान वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए और जगहों से पैसे मिले हमें भारत सरकार को, तो वो गैर कर राजस्व में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो आपने राजस्व प्राप्तियां देख ली, राजस्व प्राप्तियां कितने तरह की हैं वो भी आपने देख ली, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, दो तरह की प्राप्तियां हैं। अब बात करते हैं हमारी पूंजीगत प्राप्तियों की, बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियां होती क्या क्या हैं। ठीक है, प्राप्तियों में अगली हेडिंग जो है आपकी, यानी कि आपने ये तो राजस्व प्राप्तियां देख ली, अब सेकंड हेडिंग आपकी यहाँ पर आएगी। राजस्व प्राप्तियों के बाद पहली हेडिंग यानी सेकंड हेडिंग अब आपकी आएगी पूंजीगत प्राप्तियां, यानी पूंजी से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ठीक है, यानी सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो, ठीक है, या वित्तीय संपत्तियां कम हो, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। यानी देयता का मतलब यहाँ पर मतलब क्या है कि सरकार अपनी बहुत सारी संपत्तियों को बेचती है, शेयर वगैरह बेचती है, ठीक है, तो वो सरकार की क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं कि डायरेक्ट उसे धन मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इस प्रकार सरकार सरकारी संपत्ति की बिक्री, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वगैरह के शेयर वगैरह बेचे जाते हैं, ठीक है, इनकी बिक्री, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश किया जाता है, तो सरकार की वित्तीय संपत्तियों की मात्रा इनसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मान लीजिए सरकार के, मान लीजिए अभी ONGC है, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल जो है गैस रिसोर्स वाली जो कंपनी है ONGC, ठीक है, तो इसके कुछ शेयर जो है सरकार जो है नीलामी करती है। ठीक है, जो जिसमें जो आपके नेशनल NSE या BSE में जिसमें भी एनालिस्ट है ये कंपनी, उसके जरिए जिसका नीलामी करती है शेयर मार्केट में, तो शेयर जब अपने बेचेगी तो क्या होगा, शेयर बेचने से उसे पैसा तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसका कहीं ना कहीं वित्तीय संपत्ति जो है उसकी मात्रा में कमी तो आएगी। ठीक है, मान लेते हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे पास अभी मान लेते हैं कि भाई 1000 रुपये की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 1000 रुपये की प्रॉपर्टी है, अब उसमें से मैं 300 रुपये की प्रॉपर्टी जो है बेच दे रहा हूँ। ठीक है, 300 रुपये का प्रॉपर्टी बेच दे रहा हूँ, तो मेरी प्राप्तियों में बेशक यहाँ पे मुझे पूंजीगत प्राप्तियाँ तो हो गई, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी में तो कमी आई, मेरी प्रॉपर्टी तो 700 रुपये की रह गई। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना इसी में सब पॉइंट कि सरकारी संपत्ति की बिक्री, इसमें ये पूरा पॉइंट ठीक कम हो जाती है। ठीक है, ये लिख लेना इसमें, ये आपका पहला पॉइंट है, पहले का सब पॉइंट इसमें नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट बना लेना, पहले का सब पॉइंट। अब देखिए दूसरी स्थिति यहाँ पर ये आती है कि जब सरकार नए ऋण लेती है तो इसका यह अर्थ है इस ऋण को लौटाया जाएगा। नए ऋण का मतलब ये है कि आपने बॉन्ड वगैरह हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करवाया जाता है, इनके जरिए आपसे ऋण लेती है, आप पैसा जमा करते हैं, ठीक है, ऋण लेती है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यही बात कही गई है कि जब सरकार नए ऋण लेती है तो इसका अर्थ यह है कि इस ऋण को लौटाया जाएगा और इन पर बयान दिया जाएगा। बयान का मतलब यह ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, यानी इन पर ब्याज दिया जाएगा, यानी आप जो अपने पैसा फिक्स करते हैं, यानी FD वगैरह अपने पैसे की करवाते हैं, आम बात है फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हैं बैंक वगैरह में, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से सरकार को अपना ऋण ही तो दे रहे हैं, सरकार को कर्ज ही तो दे रहे हैं आप। ठीक है, सरकार यहाँ पे सरकार जो बंद पत्र वगैरह बॉन्ड्स वगैरह मार्केट में बिकवाती है कि 1 लाख के बॉन्ड, 5 लाख के बॉन्ड, अगर आप ये बॉन्ड ले लेंगे तो इतने साल बाद इतने पैसे मिल जाएंगे इसके। ठीक है, तो क्या है, आप सरकार को ऋण ही तो दे रहे हैं।
ठीक है, उस बंद पत्र के जरिए। तो इन बंद पत्रों को जब भी आप भुनाया जाएगा तो इनको लौटाने का वादा भी किया जाता है, यानी हमें जब भुनाना होगा तो सरकार को पैसा हमारा वापस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर वही बात कही गई है। यहां पर आपने देख लिया होगा कि इसी बात सरकार किसी अस्थि को बेचती है तो इसका अर्थ है भविष्य में उससे आय समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अस्थि का मतलब ये है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर उसे बेच रही है तो भविष्य में उससे आय बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। जैसे कंपनी वगैरह मान लीजिए कोई बेचती, ठीक है, तो उससे भी आय समाप्त हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट यह लिख लेना, किसी बात जब सरकार किसी आस्ति किसी परिसंपत्ति वगैरह, ठीक है, इसको बेच रही है, इसका अर्थ है कि भविष्य में से आय समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए रेलवे है, रेलवे को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पूरा बेच दिया जाए तो सरकार को रेलवे से फिर आय थोड़ी ना होगी, सरकार को तो अभी एक बार में जो पैसा मिलना होगा मिल जाएगा। ठीक है, बार बार थोड़ी ना मिलेगा। तो यही बातें यहाँ पे बताई गई हैं, यानी प्राप्तियां जो होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां, ये ऋण उत्पादक या गैर ऋण उत्पादक हो सकती हैं। ठीक है, यानी इनमें कुछ में तो ऋण का मतलब होता है कि भाई कर्ज, ठीक है, हम किसी को ले रहे हैं, ठीक है, या फिर ये भी होता है कि हमें कर्ज इन पर नहीं देना है। जैसे मान लीजिए हमने ऋण उत्पादक का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर हमने कोई बंद पत्र वगैरह बेचे तो बंद पत्र जो है, बंद पत्र को हमें जो है अगर मान लीजिए 4-6 साल बाद कोई व्यक्ति हमसे कहता है हमारे बंद पत्र में उसके लिए भुगतान करो, तो हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा, तो ऋण उत्पादक हुआ। गैर उत्पादक का मतलब हमने कोई संपत्ति बेच दी, हमें उसमें कोई मतलब ही नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके ये बताया गया है। जो चौथा पॉइंट लिखना कि ये संपत्तियां ऋण उत्पादक या गैर ऋण उत्पादक हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने प्राप्तियों के प्रकार देख लिए, यहाँ पर आपने प्राप्तियां देख ली, कैसे कैसे प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, ये भी देख ली। देखिए चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए इसे अच्छे से ढंग से पढ़ना। ठीक है, यहाँ चैप्टर तो लेंदी है लेकिन इसे अच्छे से पढ़ना है आपको। अगली बात यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पर अगली बात में पहुँचते हैं। यहाँ पर अब देखिए अगली जो हेडिंग है आपकी, ये है पूंजीगत लेखा। ठीक है, यानी पूंजी का जो लेखा वगैरह होता है उसे यहाँ पे रखा गया है। पूंजीगत लेखा क्या क्या आता है, अगली हेडिंग है पूंजीगत लेखा। इसमें पहला जो है राजस्व व्यय आ जाता है। राजस्व यानी कि अभी तो आपने राजस्व प्राप्तियां देख ली, यानी कि आपने पूंजीगत लेखा में अब यहाँ पर ये वाला, यानी अभी तो आपने ये वाला पोर्शन देखा, अब आपका ये वाला पोर्शन चलेगा। ठीक है, पूंजीगत लेखा में अब लेखा में हेडिंग, पहली हेडिंग है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या होते हैं? राजस्व व्यय जो है वो केंद्र सरकार या भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों सृजन के लिए अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय होता है। ठीक है, यानी सरकार क्या करती है, भौतिक संपत्ति खरीदने के लिए या वित्तीय संपत्तियों के सृजन के लिए या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिए व्यय करती है, वो क्या करती है, वो राजस्व व्यय कहलाता है। ठीक है, इसका संबंध किसका है? इसका संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों और विविध सेवाओं, सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों द्वारा अन्य दलों के प्रदत्त अनुदान, इन पर दिए गए व्यय से होता है। ठीक है, यानी सरकार जो है तमाम स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को अनुदान देती है, तमाम फंडिंग वगैरह करती है, वो राजस्व व्यय कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना इसका संबंध, इसी में सब पॉइंट करके पहलेगा। ठीक है, अब देखिए ये बजटीय दस्तावेज में जो राजस्व व्यय है, यानी बजट हमारा है, बजट में जो राजस्व व्यय है इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो योजनागत तरीके से और दूसरा गैर योजनागत तरीके से। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिख लेना कि बजटीय दस्तावेज में हम जो राजस्व है इसको दो तरीके से, यानी कि राजस्व व्यय को योजनागत और गैर योजनागत। ठीक है, अब इसमें योजनागत क्या होता है, पहली हेडिंग इसमें सब पॉइंट। योजनागत में क्या आता है कि योजनागत राजस्व व्यय के संबंध में केंद्रीय योजनाएं होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है पंचवर्षीय योजना का, या फिर कोई भी और योजना हो सकती है। ठीक है, या फिर राज्य स्तरीय योजनाएं हो सकती है यहाँ पर, या फिर राज्यों की संघ शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता से है यहाँ पर इसका संबंध। ठीक है, ये केंद्रीय सहायता की योजनाएं वगैरह होती हैं योजनागत व्यय में। ठीक है, यानी इनके लिए हमने प्रॉपर योजना की, मान लीजिए हमने ये अनुमान लगाया कि शिक्षा पर हमें 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए, ऐसे करके हमारी जो बुनियादी शिक्षा है इसका ढांचा बदल जाएगा, बुनियादी शिक्षा में अपेक्षित सुधार आएंगे 5 सालों के अंदर अंदर, तो हमारी क्या है, ये योजनागत व्यय है। हमने इसकी पूरा खाका तैयार किया कि भाई ये ऐसे ऐसे करके ये चीजें होंगी। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। तो सेकंड सब पॉइंट बताया गया, गैर योजनागत व्यय क्या होता है वो भी बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सेकंड सब पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, गैर योजनागत। देखिए गैर योजनागत व्यय राजस्व व्यय का अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण घटक है। घटक ये है कि भाई इसमें क्या आता है, इसमें प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी सामाजिक, यहाँ पर जो है सामाजिक का मतलब ये है कि तमाम कोई आपदा वगैरह आ गई उस समय यहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है, या फिर आपकी सामाजिक पेंशन वगैरह जो है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो अर्थ है ये अर्थ इसमें रख दिया गया है, वैसे अर्थ ये इसका होगा ये। ठीक है, यानी गैर योजनागत व्यय के प्रमुख मद में कौन कौन सी आती हैं, ब्याज अदायगी आता है, प्रतिरक्षा सेवाएं आता है, डिफेंस आ गया यानी कि, ठीक है, उपदान आ गए, वेतन और पेंशन, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर इसमें ये पूरी लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना, यानी इन्होंने इसे सामाजिक सेवा मान लिया है। ठीक है, यानी कि इन्होंने इसे यहाँ पर वैसे प्रत्यक्षा सेवाएं हुई, उपदान हुआ, इसे सामाजिक सेवा मान लिया है। जबकि पंचवर्षीय योजना भी एक तरह की सामाजिक सेवा ही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर मान लिया है सामाजिक सेवा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसे आप लिख लेना सेकंड सब पॉइंट करके। अब चलिए समझते हैं यहाँ पर गैर योजनागत जो व्यय हो रहा है उसे समझ लेते हैं क्या क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि बाजार ऋण, बाह्य ऋण और विविध अनारक्षित निधियों पर ब्याज अदायगी गैर योजनागत राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक होता है। बिल्कुल बात सही है कि हमें बाजार के ऋण लिए हैं, कुछ बाहरी ऋण लिए हैं, तो इन सब पर हमें ब्याज की अदायगी करनी है। ये योजनागत गैर योजनागत ऋण का राजस्व का सबसे बड़ा घटक होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा का मतलब ये हुआ, डिफेंस का मतलब ये हुआ कि ये सबसे बड़ा मद ये बोला जाता है। सबसे बड़ा मतलब ये है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए सबसे केंद्र में होती है, इसलिए हम डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है, ये भी बात यहाँ पे कही गई है। अगली बात यह उपदान। उपदान का मतलब होता है ग्रेच्युटी वगैरह। उपदान का मतलब ये है कि भाई देश में आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए या फिर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हम उसे कुछ छूट वगैरह देते हैं, रियायत वगैरह देते हैं। जैसे किसानों में को हम देखते हैं जो यूरिया वगैरह है, यूरिया वगैरह पर छूट वगैरह देते हैं। जैसे मान लीजिए जो बाहर से यूरिया की बोरी खरीदेंगे आप, तो भाई देखिए मुझे अभी एक्चुअल प्राइस नहीं मालूम है, काफ़ी दिनों से मैं लेके नहीं आया हूँ, तो प्राइस नहीं मालूम, जो भी प्राइस मार्केट में चल रहे हो। ठीक है, अभी मैं उनका प्राइस मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं खाद की बोरी का। 500 रुपये की खाद की बोरी कोई मिल रही है, यूरिया, DAP या कोई और खाद। ठीक है, वही खाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस खाद पर सब्सिडी देकर उसे कितने का दे रही है, 250 रुपये का दे रही है। इन 250 रुपये का घाटा क्यों उठा रही है? घाटा वो इसलिए उठा रही है ताकि वो कल्याण कर सके। यानी आप जो तमाम लोग, जो किसान लोग हैं, जो गरीब किसान लोग हैं, उनको सब्सिडी इसलिए दी जा रही है ताकि उनका कल्याण हो, यानी कि वो भी अपनी आर्थिक प्रगति कर सकें। ठीक है, उपदान का मतलब यही होता है। उपदान एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपकरण है, इसका उद्देश्य कल्याण में वृद्धि करना है। ठीक है, साफ साफ लिखा गया है। जैसे खाद्य पदार्थ, उर्वरकों, इन मदों पर व्यक्ति रूप में उपदान दिया जा सकता है। ठीक है, और उपदान की मात्रा बताई गई 2014-15 में 2.2% से बढ़कर 15-16 में 1.7% तो हो गई उपदान की मात्रा, ग्रेच्युटी की मात्रा। ठीक है, उपदान का मतलब यही होता है। उपदान का मतलब यही है कि भाई हम जो व्यक्ति है, जैसे तमाम जगहों पर सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडी देने का मतलब यही होता है। ठीक है, कि भाई जो व्यक्ति है उसका कल्याण हो। और मान लीजिए वही व्यक्ति जो है किसान है, किसान को 500 रुपये से की बोरी बाजार से खरीदनी पड़े, ठीक है, उसे कोई उपदान वगैरह ना मिले, तो उस पर एक आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। और भाई उसे सरकारी सेवा केंद्र जो है, कोऑपरेटिव खाद वाले सेंटर जो है, वहाँ से 250 रुपये की बोरी मिल जाए, उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई गई है, तो ये लिखना नहीं है, बस समझा दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें पूंजीगत लेखा में भी दो तरह के व्यय हैं। एक तो ये राजस्व व्यय, आपने हेडिंग डाल ली है। ठीक है, अब अगला व्यय आपका यहाँ पर है पूंजीगत व्यय। सेकंड हेडिंग आपकी यहाँ पर इसी में वही है, पूंजीगत व्यय। ठीक है, एक तो राजस्व व्यय आपने देख लिया, पूंजीगत व्यय और देखेंगे यहाँ पर। पूंजीगत व्यय भी वही यहाँ पर वही चलेगा कि ये सरकार के वे व्यय होते हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर या तो भौतिक परिसंपत्तियां इनसे सृजित होती हैं पूंजीगत व्यय में, या फिर इनसे हमें कमी आती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिख लेना। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? इसके अंतर्गत भूमि आती है, भूमि अधिग्रहण आता है, भवन निर्माण आता है, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों या संघ शासित प्रदेशों को सार्वजनिक उपक्रमों को इनमें प्रदान किए गए ऋण, अग्रिम संबंध में व्ययों को शामिल किया जाता है। ये सब आ जाते हैं किसमें? पूंजीगत व्यय में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूंजीगत व्यय में आ जाते हैं। और पूंजीगत व्यय में भी वही दो तरीके रखे गए हैं, यानी योजनागत और गैर योजनागत व्यय। ठीक है, अब इसमें योजनागत व्यय कौन से होते हैं? योजनागत पूंजीगत व्यय का संबंध राजस्व व्यय के समान केंद्रीय योजना और राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता से होता है। ठीक है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में कहा जाता है सरकार के द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य सामाजिक और आर्थिक व्ययों पर, सेवाओं पर व्यय शामिल हो जाते हैं। ठीक है, देखिए पूंजीगत व्यय में सरकार किसी प्रकार के लाभ की मंशा नहीं रखती है। ठीक है, किसी प्रकार के कल्याण की मंशा नहीं रखती है। इनका उद्देश्य यही होता है कि हमें आर्थिक प्रगति को आगे ले जाना है। जबकि राजस्व वाले में जो उद्देश्य रहता है कि भाई जनता का कल्याण हो, ये आप अंतर समझ लेना। पूंजी का मतलब ही यही हुआ, पूंजी का मतलब ये है सरकार को यहाँ पे लाभ कमाना है। ठीक है, यहाँ पे कल्याण के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता है। ठीक है, जबकि ऊपर वाले में जो आपके राजस्व वाला जो है व्यय, इसमें कल्याण के बारे में सोचा जाता है। जैसे आपने उपदान शामिल किया गया, पेंशन वगैरह, ये इसमें कल्याण हो रहा है लोगों का। ठीक है, जबकि पूंजीगत व्यय में कल्याण क्या हो रहा है? पूंजीगत व्यय में तो आपका यानी कि यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें यहाँ पर दान दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2013 के द्वारा बजट के 3 नीतिगत विवरण यहाँ पे होने चाहिए, ऐसे करके इन्होंने एक ये अधिनियम वगैरह बनाया। देखिए ये अधिनियम वगैरह जो है
इसको अगले वाले भाग में हम कवर कर लेंगे, अभी इसे मैं कवर नहीं करूँगा, ठीक है। यानी इसको अगला जो पार्ट 2 पढ़ाएंगे उस पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि चैप्टर लेंदी ना हो और आपको चीज़ें समझ में भी आएँ और आप इसका रिवीजन भी कर सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो, अब ज़्यादा नहीं है, यानी कि मैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके ये लेक्चर बचे हुए हैं, जैसे आज यही वाला चैप्टर है इसका इकोनॉमी का, ये भी समाप्त करवा दूंगा और इसका ये अगला चैप्टर है छठा वाला, वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा पूरा फोकस जो है ज्योग्राफी पर ही है, ठीक है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। अभी 1-2 दिन से मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, तो आपको आगामी दिनों में वीडियो सुचारू रूप से मिलने लगेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।